हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। और ये चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक? भारतीय मुद्रा बाजार पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है भारतीय पूंजी बाजार पढ़ना है, यानी इंडियन कैपिटल मार्केट। भारतीय पूंजी बाजार हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भारतीय पूंजी बाजार। कहता है कि भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन क्या दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग कौन करते हैं? तो बड़े बड़े उद्योग घराने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम पहले समझते हैं भारतीय मुद्रा बाजार। किसको? तो भारतीय मुद्रा बाजार हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना जी। और भारतीय मुद्रा बाजार में क्या देखे हम लोग कि इसमें दो प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कैसा? कौन कौन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? एक होता है लघु, यानी जो कम समय के लिए, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? अल्पकालीन। क्या कह रहे थे? और एक क्या था? मध्यकालीन। तो ये जो अल्पकालीन लोन मुहैया कराए या फिर मध्यकालीन जो लोन मुहैया कराती है, लोन मुहैया कराना मतलब लोन देना, उसी को हम लोग, यानी भारतीय मुद्रा बाजार ये दो तरीके के लोन को क्या करती है? देती है। लेकिन भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन कैपिटल मार्केट जो है, ये बड़े बड़े उद्योग धंधा, उद्योग कह सकते हैं, या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के निर्माण के लिए देता है। यानी ये कैसे देगा? दीर्घकालीन, लंबा टाइम के लिए क्या देता है? लोन देता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जो बिहार सरकार है, ये बिहार गवर्नमेंट जो हमारा है, ये क्या है? अब इसके पास पैसे की कमी है। इसके पास क्या है? मतलब पैसा नहीं है। तो ये क्या करेगा? किसी एक पर्टिकुलर संस्था से, यानी इंडियन कैपिटल मार्केट या किसी केंद्र सरकार से क्या कर सकता है? कर्ज ले सकता है। क्या कर सकता है? यानी लोन लेगा। क्या करेगा? लोन लेगा और कहेगा कि हमको पटना से, कहाँ से? पटना से रांची तक। कहाँ तक? हमको एक क्या बनाना है? मतलब एक सड़क का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? सड़क का निर्माण करना है। और इसके पास पैसा है नहीं, तब ये क्या करेगा? किसी, यानी भारतीय पूंजी बाजार कहे या सरकार किसी से लोन लेगा। तो इसको लोन चाहिए, तो ये लोन अल्पकालीन या मध्यकालीन लोन नहीं लेगा। ये कैसा लोन लेगा? दीर्घकालीन लोन लेगा। और ये दीर्घकालीन लोन की सहायता से इस प्रोजेक्ट को क्या करेगा? पूरा करेगा। यानी ये सड़क का निर्माण कराएगा। या फिर उसको किसी एक बड़ा अस्पताल खोलना है, तो उसके लिए भी वो क्या करता है? लोन ले सकता है। समझ रहे बात को? जैसे हम, जरूरी नहीं है कि बिहार सरकार ही, केंद्र सरकार भी जो है वो लोन लेता है। हमारे जो भारत सरकार, अभी गवर्नमेंट हमारा सरकार है, इस पर लगभग 165 करोड़ के आसपास क्या है? लोन है। क्या है? समझ रहे बात को? ये कितना लोन है? 165 करोड़ रुपया इसके पास क्या आ गया है? लोन है। तो इस बात को ध्यान देना। यानी ये लोन किस लिए लिया होगा सरकार? किसी न किसी काम के लिया होगा, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है और वो काम करना चाहता है। काम क्या करना है? तो सड़क का निर्माण करवाना हो, या फिर हमको कोई बिजली उत्पादन का फैक्ट्री लगाना हो। समझ रहे बात को? या फिर कहीं किसी और अन्य प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करना है, उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए वो क्या किया होगा? लोन लिया होगा। तो भारतीय पूंजी बाजार जो क्या है? दीर्घकालीन लोन देता है। क्या देता है? और ये लोन कौन लेता है? तो बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग हैं, या सार्वजनिक कार्यों के लिए। सार्वजनिक कार्य मतलब वही कि सरकार लेगा, रोड बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कुछ भी और भी बड़ा प्रोजेक्ट है, बिजली उत्पादन करने के लिए लोन क्या करता है? लेता है। अब भारतीय पूंजी बाजार का देखते हैं वर्गीकरण।
कहता है एक पहला इसमें होगा प्रतिभूति बाजार, क्या होगा, जिसको क्या कहेंगे प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। औद्योगिक बाजार है जिसको क्या कहा गया है, द्वितीयक बाजार है। फिर है विकास वित्त संस्था, फिर क्या है गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। तो ये हमारा इसको 4 भाग में बांटा गया है और हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं। कहता है भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थानों पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन, बताया गया ना अभी कि जो सरकार है क्या करेगा, सड़क बनाने के लिए लोन ले सकता है, रेल बनाने, रेलवे का विकास करना है उसके लिए लेगा, अस्पताल बनाना है उसके लिए लेगा, शिक्षण संस्थान, हमको एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोलना है तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कहेगा सरकार लोन क्यों ले रहा है, तो लोन उसके पास पैसा नहीं है इसलिए क्या करेगा, लोन लेगा। अब लोन की भरपाई सरकार कैसे करेगा, तो कोई भी सरकार अगर एनएच बनाता है, क्या बनाएगा, नेशनल हाईवे बनाएगा, तो उस पर क्या होगा, टोल टैक्स होगा ना जी। अब जितने भी गाड़ी इससे जाएंगे उस सबसे क्या करेगा, पैसा लेगा, और इससे वो अपना क्या करेगा, जो भी सड़क में पैसा लगाया है, लागत लगाया है, उसको वसूल करेगा और वो अपना लोन क्लियर इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो भारतीय पूंजी बाजार समझ में आया क्या है, ये दीर्घकालीन लोन देता है। ये लोन किसको देगा, तो बड़ा बड़ा उद्योग धंधा उसको लोन देगा, या फिर कोई सार्वजनिक कार्य करने के लिए लोन देगा। अब सार्वजनिक कार्य में ये सब आएगा, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अस्पताल हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, ये सब क्या है, सार्वजनिक कार्य है। क्या है, विद्युत संयंत्र वही लिखा है। एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित क्या किए जाते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थाओं का क्या होता है, काफी योगदान होता है। अब देखो एक गरीब देश है, उसको कोई पैसा ही नहीं है, उसके पास सड़क नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, लोन अगर उसको मिल जाए तो अपना देश में सड़क बनाएगा। सड़क बनाने से उसके क्या होगा, आवाजाही स्टार्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पर लोग आएंगे जाएंगे, उससे उसको क्या मिलेगा, पूंजी, पैसा। अरे टोल टैक्स देगा ना, रोड बनेगा तब, तो उससे उसको क्या मिल रहा है, पूंजी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वित्तीय संस्था किसी देश के विकास में क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। वित्तीय संस्था का मतलब दिमाग में चलना चाहिए बैंक, क्या, बैंक या कोई ऐसा संस्था जो लोन देने का काम करता हो। अब वित्तीय संस्था में 2 प्रकार का हो गया, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। और भारतीय मुद्रा बाजार में हम लोग क्या देखे हैं, 2 प्रकार के लोन, अल्पकालीन और मध्यकालीन। भारतीय पूंजी बाजार में क्या है, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन लोन कौन लेता है, दीर्घकालीन कौन कौन ले रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करना हो उसके लिए लेगा, या सार्वजनिक क्षेत्र के कोई कार्य करना है उसके लिए लेगा। ठीक है, तो अब कहता है इसमें आगे हमारा पॉइंट कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या होता है, मेरुदंड यानी बैकबोन माना जाता है। वित्तीय संस्था को किसको माना जाता है, क्यों बैकबोन माना जाता है, इसको ये समझना है। यहाँ ऊपर लिखा है कि वित्तीय संस्था का काफी योगदान होता है हमारे राष्ट्र के निर्माण में। क्यों, क्योंकि ये लोन देने का काम करता है। क्या करता है, लोन देने का काम करता है। सरकारें जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ बनती है, ये सब क्या है, चुनावी टाइम आएगा तो अनेक प्रकार के ये फ्री वादा करेगा, तुमको बिजली फ्री देंगे, क्या देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब मिलता है ना। ये सब सरकार अपने घर से गेहूं चावल बेच करके, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं वो सब अपने घर से नहीं देते हैं, उनको देने के लिए क्या करना, जो हमसे टैक्स ले रहे हैं उससे पैसा आएगा। नहीं तो क्या करेंगे, वो कर्ज लेंगे इन सभी कामों को करने के लिए। अगर ये काम करने के लिए कर्ज नहीं लेंगे तो दूसरा काम करने के लिए कर्ज लेंगे, और जो टैक्स से पैसा आएगा उसको क्या करेंगे, ये सब फ्री में ऐसे ही क्या करेंगे, बांट दिया जाएगा। इससे हमारे सरकार यानी वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी सरकारें इस प्रकार की काम करती है उस पर क्या होगा, कर्ज का बोझ बढ़ेगा। कर्ज का इस पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। कर्ज का अगर डाटा देखा जाएगा तो हमारे देश में हर एक राज्य के पास क्या है, कर्ज है। तो चुनाव आते ही नेता अपने
कुर्सी बचाने के लिए यानी सत्ता को क्या करने पाने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं और उसको जो वोटर है जनता है उसको विभिन्न प्रकार के लोभ लालच दे करके वोट लिया जाता है। और ये सब बात तुम भी जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ तो बस वही आप भी करिए, आपको दूसरा काम करने से तो बात समझ गए कि वित्तीय संस्था को किसी देश का मेरुदंड क्यों माना जाता है? क्योंकि वित्तीय संस्था लोन देने का काम करती है। क्या करती है? लोन देने का काम करती है, इसलिए मेरुदंड। मेरुदंड समझ में आता है? रीढ़ की हड्डी। अगर यही नहीं रहे तो व्यक्ति क्या होगा? झुक जाएगा। क्या होगा? झुक जाएगा। और जैसे हमारा ये मेरुदंड कमजोर हो जाता है तो हम लोग बूढ़ा में क्या करेंगे? डंडा लेके चलेंगे? नहीं चलेंगे। इसलिए वित्तीय संस्था को हमारा क्या कहा गया है? देश का मेरुदंड। मतलब ये लोन देने का काम करता है समय समय पर। कहता आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना क्या है? आवश्यक है। अगर आर्थिक विकास हमको और ज़्यादा बढ़ाना होगा तो वित्तीय संस्था में जो हमारा वित्तीय संस्था है इसका मजबूत होना क्या है? बहुत जरूरी है। यह संतोष की बात है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? फाइनेंशियल कैपिटल पूछा जाता है भारत का, कहाँ है? मुंबई। और मुंबई में हम एक जगह है दलाल स्ट्रीट। क्या है? यही हमारा क्या है? भारतीय पूंजी बाजार है। क्या है? भारतीय इसी को कहा गया है। यानी भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक सुसंगठित पूंजी बाजार है जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। वित्त की व्यवस्था यानी पैसा। भारत का यह पूंजी बाजार इतना दृढ़, दृढ़ कहने का मतलब मजबूत है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है उसमें विश्व के अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। मतलब इस पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब इसके पास पूंजी काफ़ी अधिक है। मुंबई में जिस जगह पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है, प्रधान क्षेत्र कहने का मतलब जहाँ पे पूंजी बाजार का ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, वो क्या कहलाया? दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि दलाल स्ट्रीट क्या है, तो हम लोग कहेंगे दलाल स्ट्रीट भारतीय पूंजी बाजार का एक जगह है जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है या नई दिल्ली है? नई दिल्ली। कहाँ है? और वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो ये आपको पता करना है, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्था का संगठन नहीं हो सका। ये काम हम बिहार में भी कर सकते हैं कि बिहार में पटना का कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे पूंजी इकट्ठा हो सके, ऐसा संभव अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ का औद्योगिक विकास क्या है? शिथिल है। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। बिहार के लोगों के द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंक में यानी जो कॉमर्शियल बैंक है में जमा किए जाते हैं उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। मतलब समझो कि यहाँ के लोग बैंक में पैसा तो जमा कर रहा है, मान लो 100 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया? 100 करोड़ बैंक में जमा हो रहा है हर साल, लेकिन इसमें से ये बैंक इतना कर्ज भी बांट नहीं रहा है, जबकि इसके पास पैसा तो जमा हो रहा है लेकिन ये इसका बहुत कम प्रतिशत, मान लो 10 करोड़, यानी 10%, 20% ये लोन क्या करता है? दे पाता है। इससे ज़्यादा ये लोन नहीं दे पा रहा है। वही लिखा है कि उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। अब तुम लोग सोच रहा होगा ऋण, ऋण मतलब क्या समझ रहा है? कर्ज। तो लोग कर्ज क्यों लेगा? कर्ज इसलिए लेगा ताकि वो अपने बिजनेस को क्या करे? आगे बढ़ाए। क्या करे? आगे बढ़ाए। अभी आगे हम लोग इसमें और पढ़ेंगे, जब बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो कर्ज देने वाली संस्था क्या क्या है। कहता है इस तरह स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार की आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने अनवरत प्रयास से अब तक कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंक के द्वारा विनियोग की सीमा क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। मतलब लोन देने की जो सीमा है बढ़ाई गई है, किंतु अभी तक यहाँ के आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की
अपेक्षा से क्या है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग लोन लेने से पहले क्या करता है, बहुत सोच समझता है। लोन देना भी एक क्या है, थोड़ा बैंक भी सोचता है समझता है, सबको लोन नहीं देता। तो अब हम लोग बिहार के वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ेंगे, वही चीज यहाँ दिया है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। क्या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं हर एक राज्य में होगा, लेकिन हम लोग यहाँ किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, बिहार के संदर्भ में। कहता है कि हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है, कृषि पर। मतलब यहाँ के अधिकांश लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं। कहता है जहाँ 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कहाँ रहती है, गांव में। तथा करीब 75% लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, कृषि एवं उससे संबंधित लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से क्या है, जुड़े हुए हैं। समझो 75 पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब क्या है, मतलब हमारे पिताजी क्या है, किसान है। क्या है, किसान है हमारे पिताजी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख लिए हैं, 12 पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, हम लोग अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे खेत में कोई काम आ गया तो हमारे पिताजी तो कर ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंड हो गए। हम लोग भी कुछ काम आ जाए खेत में तो क्या करने जाते हैं, क्योंकि कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष हो गया। क्या हो गया, ये व्यक्ति पूरी तरीके से खेती में नहीं है, लेकिन फिर भी ये खेत के काम में सहायता कर रहा है। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर हो गया, क्योंकि इसके जितने भी खर्च है वो कौन देंगे, पापा देंगे। और इनका इनकम कहाँ से होगा, खेती से ही हो रहा है ना। तो ये जो प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट रूप से खेत से जुड़ा है वो प्रत्यक्ष हो गया, जो इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी वजह से जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। या फिर इससे जुड़े उत्पादन, जैसे क्या हो गया, कोई दूध डेयरी फार्म में लगा हुआ है तो वो सब क्या है, कृषि उत्पादक है। क्या है, कृषि उत्पादक है। वही कहता है कि एवं उससे संबंधित लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। मतलब यहाँ के किसान के पास ज्यादा जमीन नहीं है, दिन प्रतिदिन जमीन का आकार क्या होते जा रहा है, छोटे होते जा रहा है। अगर जमीन इतना बड़ा है, एक ही गो है तो इतना ही रहेगा, 2 गो बेटा हो गया आधा हो जाएगा, 4 गो हो गया तो इसको भी कर दो आधा, और ज्यादा हो गया तो और आधा होगा। तो इस तरीके से जमीन क्या होते जा रहा, छोटा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि जमीन छोटा ना हो तो हम दो और हमारे दो का नारा हमेशा आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। समझ रहे बात को, यानी दो ही बच्चे सबसे अच्छे। हाँ, अभी नहीं कि लाइन लगा देंगे तो आप ये सब काम गलत है। ठीक है, चलिए। तो ये सरकार, राज्य सरकार भी परिवार नियोजन को लेकर के बहुत जागरूक है। वो भी चाहता है कि जनसंख्या अधिक से अधिक न बढ़े, जनसंख्या सीमित रहेगा तभी बिहार का विकास क्या है, संभव हो सकता है। ठीक है, कहता है कि सीमांत एवं छोटे श्रेणी में आते हैं जिसके पास आय कम है, आय क्या है, कम है, तथा वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं। मतलब उतना कमाता है जितना उसको क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, इसलिए इसके पास कोई आय नहीं है। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग में खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते। जिस अब बचेगा ही नहीं तो नहीं बचेगा तो वो कहाँ से निवेश कर पाएगा। खेती करने के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, ट्रैक्टर से अगर उसको जोता जा रहा है तो उसका भाड़ा चाहिए, अनेक प्रकार के उसमें भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, खर्च है कि नहीं है। अब वो जो खर्च है वो खर्च किसान कहाँ से लाएगा, उसके पास तो बचत ही नहीं है। अगर बचत रहेगा तो वो सही समय पर क्या करेगा, बीज को ला सकता है, खेत को जोतवा सकता है, खाद डाल सकता है, सही समय पर कटा सकता है। समझ रहे बात को, लेकिन उसके पास बचत नहीं है। कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग में खुद अपेक्षित निवेश नहीं कर पाते। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त ऋण की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। अब एक किसान है जो क्या है, छोटा किसान, जैसे 9th क्लास में कहानी पढ़े होंगे हम लोग, कहानी अगर याद होगा तब बुक में दिया हुआ था। अब छोटा किसान है, उसके पास पूंजी है नहीं, पूंजी नहीं ना है जी, तो वो क्या करेगा, खेती के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज उठाएगा। तो कर्ज कहाँ से उठाएगा,
अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझिए बात को, कहाँ से जो बिहार की सच्चाई है वो ये इसमें दिया हुआ है, और यही सच्चाई आप सभी जानते होंगे। कहता है कि राज्य में दो प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्यरत है। वित्तीय संस्था मतलब जो कर्ज देने का काम करती हो। पहला है गैर संस्थागत और दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। गैर संस्थागत जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उससे पैसा लेकर के अपनी जरूरत को पूरा करते हैं और उसको बाद में पैसा देते हैं। कहता है गैर संस्थागत और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इन्हीं के द्वारा साख अथवा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्वास होता है। चलिए, तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो प्रकार का हो गया। कौन कौन हो गया बाबू? संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और दूसरा हो गया गैर संस्थागत पहला है, और दूसरा क्या है? संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए, तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था दो प्रकार के हो गया। पहला हो गया हमारा गैर संस्थागत और दूसरा हो गया संस्थागत। गैर संस्थागत में कौन कौन आएगा? महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब किस में आएंगे? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था में आएंगे। संस्थागत में कौन कौन आएगा बाबू? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक और नाबार्ड, ये सब किस में आएंगे? संस्थागत वित्तीय संस्था में। कोई दिक्कत इसमें? अब हम एक एक करके समझते हैं कि महाजन, महाजन कहने का मतलब क्या होता है? हमको खेती का काम करना है। क्या करना है? खेती। हम मान लेते किसान है, किसान है तो हमारे यहाँ धान भी होगा ना जी, धान होगा, गेहूं होगा, चावल मतलब मसूरी होगा, ये सब होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारे पास धान खाने से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे? बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे ना। तो बेचने के लिए तुम कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। बाजार में जाएगा ना। जो हमारे पास क्या होगा? सेठ होगा, साहूकार, जो लोग धान खरीदता होगा। ऐसे राज्य सरकार हमारे बिहार में पैक्स चलता है, पैक्स का चुनाव होता है। पैक्स का नाम सुना है? तो हमें कोई भी चीज़ बेचनी चाहिए तो पैक्स में ही बेचना चाहिए। वहाँ सरकारी रेट पर हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। लेकिन आप वहाँ नहीं बेच करके कहीं और बेचेंगे तो आपको वहाँ से रेट क्या मिलेगा? कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो सेठ खरीद रहा है वो भी तो पैक्स को ही देगा ना। वो घर खरीद के अपने घर थोड़े रखेगा, चावल धान गेहूँ ये सब रखेगा? नहीं, वो कहाँ देगा? सरकार को ही बेचेगा। तो उसको एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जैसे धान का हो गया, गेहूं हो गया, मसूरी हो गया, ये सब का तय होता है और उसी के अनुसार पैक्स में आप उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पैक्स में नहीं बेच करके कहीं बाजार में किसी सेठ साहूकार के यहाँ क्या कर देंगे? बेच देंगे। अब वहाँ बेच दिए तब बेचने के बाद हमको पैसा मिल जाएगा ना। लेकिन जब अगले साल हम लोग जैसे धान रोपने का समय आएगा तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसी सेठ साहूकार से जा करके हम कुछ पैसा उठाएंगे कि हमको कुछ पैसा दो, हमारा धान वगैरह आएगा तो हम तुमको क्या करेंगे? धान तुम्ही को देंगे, उसमें हमारा पैसा काट लेना। और वो फ्री में नहीं देगा तुमको पैसा, ब्याज पर देगा। किस पे देगा? शुद्धि, समझता है? शुद्धि, हाँ, वही शुद्धि पर देगा। व्यापारी है वो क्या करेगा? शुद्धि पर देगा। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम एक दो दिन पैंचा मांग लिया, बहुत लोग पैंचा थोड़े देगा, क्या करेगा? ब्याज पर देगा। क्या करेगा? और ब्याज तुम लेने किसी से जाओगे? यही सबसे जाओगे ना, कि हमारे घर के आसपास कोई हो या हमारे रिश्तेदार में कोई हो जो हमको क्या करे? ब्याज पर पैसा उपलब्ध करा दे, सूद पर पैसा क्या कर दे? उपलब्ध करा देते। ये सब क्या है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। अब कहता है कि जो रजिस्टर्ड संस्था है वो क्या है? ये है सरकारी बैंक, यानी सहकारी बैंक। जो बैंक है वो देगा ही। प्राथमिक सहकारी समिति है, भूमि विकास बैंक है, व्यवसायी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और नाबार्ड है। ये सब जो है क्या है? संस्थागत वित्तीय संस्था है। ये सब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, लेकिन ये सब को किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए शुद्धि लेना एवं देना दोनों ही गैर संवैधानिक है। वो सब सही चीज नहीं है, न शुद्ध लेना चाहिए और न ही शुद्ध
लेकिन फिर भी बिहार में खूब चलता है ये सूद लेने और देने का। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहता है महाजन आज भी गांव में ऋण प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। कौन? महाजन। क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं क्या होता है? सहज होता है। आसानी से लोग इससे जाएंगे, पैसा मांग करके क्या करता है? कर्ज ले लेता है। या फिर देखे होंगे हम लोग घर में मम्मी जो लोग होती है महिलाएं, वो अपना सोना कुछ सोनार ही रख देगा और वहां से भी क्या करता है लोग? कर्ज उठा लेता है। ऐसे महाजन व सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधित सभी कार्यों के लिए क्या करते हैं? ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार व्यक्ति से अमानत स्वरूप उसके जमीन क्या करते हैं? जमीन ले लेगा या फिर जेवर जेवरात जो भी गहना है वो ले लेगा सोनार, और उसके बदले तुमको क्या देगा? पैसा देगा। तथा किसी अन्य कीमती सामानों की गिरवी रखते हैं, मतलब उसके यहाँ तुम वो सामान क्या करो? रखो और सूद पर पैसा लेकर के आओ। जब तुम सूद भर देगा तो तुम्हारा वो सामान क्या होगा? मिल जाएगा। अगर सब पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा वो सामान क्या हो जाएगा? चल जाएगा। यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है। यानी सोना है, जैसे कनवाली हो गया, इयररिंग बोलते हैं, और भी पायल जो भी तुम रख दो उसके पास, अगर तुम पैसा उसको निश्चित समय के अंतर्गत नहीं लौटाया तो क्या करेगा? उसको गला करके वो अपना पैसा बेच के निकाल लेगा। अब सोना है तो भाई उसका पैसा तो निकल ही जाएगा ना। अथवा बेच दिया जाता है। अमानत के बदले ऋण लिए गए ब्याज की दर सरकारी दर से क्या होता है? काफी कम होता है। ये सिर्फ दिखने में लग रहा है कि सरकारी दर से क्या होता है? काफी कम होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। सरकारी दर जो लगेगा, बैंक महीना नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है? वार्षिक ब्याज लगता है बैंक में। लेकिन तुम गांव में सूद लेगा वो मंथली लगता है। अब मंथली तुम देहात का बात करेगा तो 5%। अगर 100 रुपया तुम किसी से ले रहे हो तो एक महीना बाद तुमको उसको कितना देना होगा? 105 रुपया। तो तुमको ले 5 रुपया नहीं देना है तो टॉफी खा जाते, दे देंगे। तो 100 रुपया तुम लेगा तब ना। अब तुम सोचो कि तुम उससे कितना ले लिया? 1 लाख ले लिया। कितना ले लिया? 1 लाख का 5% कितना होगा पता है? 5,000। कितना होगा रे? 5,000 रुपया तुमको क्या देना है? महीना। यानी साल में कितना दे दिया तुम? 60,000। तो 1 लाख रुपया लिया है और 12 महीना बाद तुमको लौटाना पड़ रहा है 1,60,000। समझ रहे हो? हैं? तो ये सब ब्याज जो है बहुत गलत बात है। इतना महंगा ब्याज हो जाता है। इसलिए ये सब क्या है? गैर संस्थागत है ना, लेकिन फिर भी लोग लेता ही है इससे। इसकी कुछ लिखा है, अदायगी यदि समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफी कष्टकारी हो जाता है। मतलब ये समय पे नहीं लौटाएगा तो क्या होगा? कष्टकारी होगा। दिन प्रतिदिन कर्जा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसलिए नून रोटी खाना लेकिन कर्जा नहीं लेना। हाँ, कर्जा चुकाने की क्षमता है तभी कर्ज को लेना चाहिए, अन्यथा कर्ज से दूर दूर रहना ठीक रहेगा। ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसानों, रिश्तेदार इत्यादि से ब्याज अथवा बिना ब्याज का भी प्राप्त होता है। इस प्रकार गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग कितना है? 48%। अगर 100 व्यक्ति लोन ले रहा है उसमें से 48 व्यक्ति ऐसा है जो सेठ साहूकार या अपने रिश्तेदार से क्या करेगा? लोन लेगा। 48 व्यक्ति उसमें ऐसा है जो किससे लेगा लोन? गैर संस्थागत से। इसके तुलना में तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक पाई चार्ट नीचे दिया गया है। इस पाई चार्ट को हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारत के ग्रामीण परिवारों में साख का स्रोत 2003 का औसतन आंकड़ा है। ये बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा कमी है भाई साहब, कि वो अभी तक इन आंकड़ों को सुधार नहीं पाया है। 2003 का आंकड़ा दिया हुआ है और हम लोग जी रहे हैं कब तक? 2024। समझ रहे हैं? 21 साल पुराना आंकड़ा को हम लोग पढ़ रहे हैं, जबकि इसको होना ये चाहिए था कि ये क्या है?
इन आंकड़ा को बदल कर नया लाना चाहिए। नया सर्वे हो रहा उसके अनुसार लाना चाहिए। तो ये बात को समझना होगा। तो 2003 का यहाँ आंकड़ा दिया गया है। उस समय 25% लोग व्यवसायी बैंक से कर्ज लेते थे। 27% किससे ले रहे हैं? सहकारी समिति से। और इसमें 1% किससे लेते हैं? यानी स्व भूस्वामी, जो भूमि का मालिक, इससे लिया गया है सब लोन। 3% किससे ले रहा है? व्यापारी से। और 7% रिश्तेदार से। और 7% दोस्त एवं अन्य क्षेत्र से लोन लिया गया। ठीक है, चलिए तो आगे अब हम लोग कहते हैं गैर संस्थागत स्रोत द्वारा किए गए ऋण पर आधारित कहानी। कहानी इसी में आ गया ना। चलिए, ये कहानी बहुत मजेदार है, इस कहानी को सुन करके हम लोग को सोचना चाहिए। कहता है कि दीनदयाल एक गरीब खेतिहर मजदूर है। क्या है? दीनदयाल है। कौन है? दीनदयाल एक गरीब खेतिहर मजदूर है। खेतिहर मजदूर मतलब वो खेती में मजदूरी का काम करता है, वो किसान नहीं है। इसके परिवार में 2 बच्चे एवं 3 लड़कियां हैं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पति पत्नी खेत में मजदूरी करता है। इस मजदूरी से किसी तरह परिवार को चला पाता है। इसकी अपनी जमीन मात्र कितना है? 4 कट्ठा है, जिस पर साग सब्जी उगाता है, उपजाता या उगाता है। एक दिन दीनदयाल की पत्नी जोर से बीमार पड़ गई। गांव में इलाज कराते कराते थक गई। देहाती डॉक्टर ने इसे, देहाती डॉक्टर मतलब झोला छाप डॉक्टर, देहाती डॉक्टर ने इसे शहर ले जाकर इलाज करने को कहा। देखो, झोला छाप डॉक्टर या कैसा भी डॉक्टर, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए ये भी डॉक्टर भगवान से कम नहीं। बहुत क्रिटिकल हो जाता है तब ये सब डॉक्टर आगे भेजेगा, लेकिन नॉर्मल है तब तो देख ही लेगा। 20, 30, 50, 100 में उसका काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देहाती डॉक्टर ने इसे शहर ले जाकर इलाज कराने को कहा। दीनदयाल के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वह इलाज करा पाता। तब दीनदयाल ने अपनी जमीन को अपने ही किसान के पास क्या कर दिया? अपने ही किसान मतलब जिसके घर में ये खेतिहर मजदूर जो मजदूरी करता था, उसी किसान के क्या रख दिया? गिरवी। ये हमारा जमीन है, इसका कागज लो, हमको कुछ पैसा दो ताकि हम अपनी पत्नी को दिखा पाए। जमीन के ऊपर उसने 2000 रुपया दिया। कितना दिया? यानी 4 कट्ठा जमीन है, 2000 रुपया दिया कि लो 2000। ठीक है, 10% प्रति माह के दर पर। सोचो, हम लोग 5% पे काम कर रहे हैं। कितना पर? तो 2000 का 10% समझ में आता है? रे बकलोल, प्रतिशत निकाले आए तुम लोग को। कितना होगा? 200 रुपया। कितना होगा? यानी अगर ये 1 महीना रख लिया पैसा तो 200 ज्यादा देना होगा। और अगर 1 साल रख लिया तो 2400 देना होगा सिर्फ सूद। और 2000 इसका तो होती है 4400। समझो, 2 गुना भागा है ये, 2 गुना से भी ज्यादा भागा। समझा? यानी 120% की वृद्धि हुई है इसमें। कोई किसान कहाँ से देगा इतना पैसा? कोई दे पाएगा जी? तो ये समझना है। कहता है कि 10% प्रति माह दर पर कर्ज यानी सूद ब्याज के साथ लिया। इलाज कराकर जब वह शहर से लौटा तो दीनदयाल की हालत काफी खस्ता यानी कुछ खत्म हो चुका था। उसने काफी दिनों तक किसान को पैसा वापस नहीं कर पा सका। फलतः किसान उसकी जमीन को अपने नाम पर करवा ली। तो यही चीज है, आप सूद लेंगे तो आपको सूद मार्केट में, राजधानी पटना का ये मार्केट तो भाई साहब सूद से उतना ही है। कमों से कम 10% तो मिनिमम है कि आपको लगेगा। कोई कोई होता है जो 5% पर दे देगा, लेकिन संभव नहीं है कि 5, 10, 15, ज्यादा जरूरी है तो 20% प्रति माह लगता है। रे बैंक लेगा तो वार्षिक ब्याज देता है, लेकिन ये क्या कर रहा है भाई साहब? तो इसलिए सब काम करना है, लेकिन सूद जीवन में नहीं लेना है। अरे कर्ज लेना या सूद लेना वही है बकलो। आगे कहता है कि इस छोटे से कहानी से यह पता चलता है कि यद्यपि इस तरह के गैर संस्थागत स्रोत से ग्रामीण गरीबों को जरूरत पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, किंतु अत्यधिक सूद दर पर और महाजनों द्वारा किए गए अन्य प्रकार के यंत्रणा से गरीब मजदूर का अत्यधिक शोषण होता है। ये बात तो सही है कि हम लोग लोन उसको मिल जा रहा है, लेकिन लोन नहीं चुकाने पर उसका लोन से ज्यादा शोषण
किया जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा गैर संस्थागत का बात हो गया, समझ गए। हर एक गैर संस्थागत में यही काम है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गैर संस्थागत हो, महाजन हो, सेठ हो, साहूकार हो, या रिश्तेदार हो, या फिर अन्य हमारा दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, सब में यही फॉर्मूला लगता है कि आपको सूद देंगे तभी हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो आप घर जाइए। ठीक है, तो अब हम लोग संस्थागत वित्तीय स्रोत पढ़ेंगे, यानी सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। संस्थागत वित्तीय स्रोत के निम्नलिखित रूप है। कौन कौन रूप है, इस चीज को समझते चलेंगे हम लोग। पहला इसमें है बाबू सरकार, सहकारी बैंक। क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। ये भी लोन देता है, लेकिन ये सब सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है ना, इसलिए ये वैसा काम करता नहीं करेगा ये सब। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाख व्यवस्था त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय। पहला कहता है गांव में प्राथमिक सहकारी साख समिति है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी साख समिति है, राज्य स्तर पर क्या है? राज्य स्तरीय सहकारी बैंक है। समझ रहे बात को? तो तीनों स्तर पर है। गांव में क्या है? प्राथमिक सहकारी साख समिति, जिला में क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य में क्या है? राज्य स्तरीय सहकारी बैंक। तो इसको तीन भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? तीन भाग में। कहता है कि इससे बिहार के किसान को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में 25 सहकारी केंद्रीय बैंक है। कितना है? ये याद रखना भाई साहब, राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर है। किस पर है? जिला स्तर पर। तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक है। यानी राज्य स्तर पर एक ही है, कौन? बिहार राज्य सहकारी बैंक। और जिला स्तर पर कितना केंद्रीय बैंक है? 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है जो जिला स्तर पर है। ठीक है, अब आते हैं प्राथमिक सहकारी समिति, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या कहता है? इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए की गई थी। यानी इसकी स्थापना इसीलिए किया गया कि किसान जो है वो अल्पकालीन, छोटा छोटा यानी समय, कम समय के लिए क्या कर सके? लोन देने की सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाए, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। एक गांव अथवा क्षेत्र में कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समिति होता है। क्या होता है? प्राथमिक साख समिति। ये जो महिला वाला समूह है उसी समूह के तर्ज पर ये भी है, प्राथमिक कृषि साख समिति भी कहलाती है। तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन यानी 1 वर्ष के लिए तो अल्पकालीन ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि कितना है? 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक स्वरूप के अनुसार बिहार में कितना? 6842 प्राथमिक सहकारी समिति, कृषि साख समिति कार्यरत हैं। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार। कहता है कितना है? 6882 है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तीसरा हमारे पास आता है बाबू भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट। अब कोई गरीब था लेकिन उसको जॉब लग गया या बिजनेस कर लिया, उसके पास ढेर पैसा आ गया, क्या आ गया? तब तो वो ऐसी ले लेगा भाई जमीन। लेकिन कोई गरीब है लेकिन फिर भी वो अपना क्या करना चाह रहा है? घर बनाना चाह रहा है, तो वो जमीन लेने के लिए लोन बनाएगा। क्या करेगा? जमीन लेने के लिए लोन ले सकता है, या फिर जमीन है तो उस पर क्या करेगा? घर बनाने के लिए तो वो होम लोन होगा। लेकिन यहाँ क्या है? भूमि विकास बैंक। क्या है? तो चलिए, कहता है कि राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधन बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। मतलब जमीन का कागज दीजिए और उस जमीन के बदले आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, जिससे आप लॉन्ग टाइम के लिए आप
ले सकते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान कृषि में स्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है। तो कोई मकान बनाना है आपको, किसी को ट्रैक्टर लेना है, पावर टिलर लेना है, पंपिंग सेट लगवाना है, घर बनाना है, या कोई पुराना कर्ज है उसको क्या करना है, चुकाना है, तो आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि आपको 15 से 20 वर्ष के लिए मिलता है। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सहकारी कृषि और क्या कहते हैं, ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, भूमि विकास बैंक। अब हमारे पास चौथा आता है व्यवसायी बैंक। क्या आता है, कॉमर्शियल बैंक। कहता है कि देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968, कब, 1968 के बाद उसका राष्ट्रीयकरण, यानी कब किया गया, 1969 के बाद व्यवसायी बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगे। पहले जो सामाजिक नियंत्रण बैंक हमारा 1968 में है, उसके बाद बैंकों को क्या कर दिया गया, सरकारी, क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत करना, मतलब राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी बैंक कर दिया उसका। कब किया गया, 1969 में। के बाद व्यवसायी बैंक अधिक मात्रा में किसानों को क्या करने लगे, लोन देने लगे। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उसकी शाखाओं का विस्तार हुआ तथा उसके द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए साख या ऋण का संक्षिप्त विवरण नीचे है। मतलब कितना कर्ज दिया गया उस समय, यानी इस नीति को लागू करने के बाद वो नीचे दिया गया है। वर्ष 1972 ईस्वी में कितना करोड़ रुपया लोन दिया गया है, 7.30 करोड़। 1990-91 में 181 करोड़, यहाँ 282 और 2001 में। इसके बाद आपको अभी 23 साल हो गया है, लेकिन कोई आपके पास आंकड़ा अगर रहता है इसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन सब सरकार अपना अपना काम में लगा हुआ है, उसको कोनो मतलब इस सब से नहीं है। ये भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट फोकस पर प्राप्त है, ये दिया है भाई साहब। कहता है यद्यपि राज्य में व्यवसायी बैंक के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन वह जरूरत के अनुकूल नहीं है। 2011 में लक्ष्य का मात्र 44% ही कृषि साख प्रदान किया गया। बिहार में अनुमानित 700 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि साख की जरूरत है। मतलब 700 करोड़ रुपया कम से कम लोन कृषि क्षेत्र को मिलना चाहिए, कहाँ, बिहार में, लेकिन दिया गया है कितना, 44% ही, जबकि उपलब्ध मात्र कितना होगा, 548 करोड़ रुपए की हुई। चाहिए इतना लेकिन उपलब्ध इतना ही हो पाया। ठीक है। अब इसमें हमारा एक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल। कहता है सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्गों के जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। कब किया गया है, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। बिहार राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया। देश में अभी तक कितना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 196। ये सब ऑब्जेक्टिव आप ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या हमारे बिहार में है, देश में पूछ रहा है कितना होगा, 196। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा प्राप्त साख का संक्षिप्त विवरण, यानी ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो भी लोन दिया है। अब क्या क्या दिया है लोन देखते हैं। कहता 1992 में ये लोन कितना दिया था, लाख रुपया में भाई साहब, हम लोग करोड़ में देखें कितना दिया है, तो इतना लाख दिया है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, मार्च 2001 में कितना दिया है, ये सब लाख रुपए में दिया है, पीछे किसमें था, करोड़ में था। ठीक है। अब कहता है कि ऊपर के सारणी में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो साख की सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है।
फिर भी छोटे एवं सीमांत किसानों की जरूरत को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। तो अब एक हमारे पास नया आया है और वो हमारा क्या है, नाबार्ड। क्या है, तो हम लोग इसको समझते हैं नाबार्ड को। नाबार्ड समझा जाए, नालायक को नाबार्ड समझाया जा रहा है। चलिए, तो नाबार्ड कहता है कि नाबार्ड क्या है ये समझेंगे हम लोग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यवसायी बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्य में नाबार्ड ने कब 1998 से 99 में इससे 2000 से 2001 के बीच कुल कितना लोन दिया है, 500 यानी 539 करोड़ 27 लाख रुपया, वो करोड़ में लिखा हुआ है तो 539 करोड़ 27 लाख होगा रुपया का पुनर्वित्त सहायता प्रदान किया, जिसमें 1998-99 से 1998-99 में कितना किया, 172 करोड़ 30 लाख, और 1999 से 2000 में कितना किया, 175 करोड़ 90 लाख, और 2001 से 2000 से 2001 में 191 लाख। ठीक है, इतना किया है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा हो गया नाबार्ड। कहता है कि इसके अतिरिक्त बिहार के किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ विशेष परिस्थितियां जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा के बाद साख की सुविधा प्रदान की जाती है, तथा अभी तक राज्य में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस जिसको कहते हैं के द्वारा छोटे गरीब तबके के लोगों को छोटे पैमाने पर साख की सुविधा प्रदान की जाती है, जो बहुत तेजी से बिहार में फल फूल रहा है। तो ये समझ ही रहे हैं आप लोग ये वाला बात कि माइक्रो फाइनेंस जिसमें महिलाएं समूह के द्वारा जो पैसा निकालती है, वो सब छोटे छोटे लोग महिला मिल करके अपना सब क्या करती है, ग्रुप बनाती है, और उसको क्या मिलता है, उससे पैसा मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यवसायी बैंक का कार्य क्या है, ये सब। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।